हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा वीडियो में। आज जो हम लोग लेके सेशन उपस्थित है, इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पुनः परीक्षा 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 1 से 5 के लिए भाग 1 है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। परीक्षा तिथि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 23 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारी भी समय समय से मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दो, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दो कि थकान भी कहे तू जीत जा यार। ठीक है, तो हम जब अपना कोई गोल सेट करते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि अपना सुख चैन जो है कि त्यागना पड़ता है। बिना त्यागे हमें कुछ भी मिलता नहीं है। जैसे कि अगर हमें सांस लेनी होती है तो एक सांस को छोड़नी पड़ती है, तभी हम सांस फिर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जीवन में कुछ चीज़ों का त्याग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं। नहीं तो ऐसे हम पूरे दिन बिताना है तो कोई बात नहीं, पूरा दिन तो आप कैसे भी करके बिता सकते हैं, लेकिन जब सपने पूरे करने की बात आती है तो ये बड़ा कठिन हो जाता है कि अपना सपना हम कैसे पूरा करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। ठीक है, और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन, युयुत्सा। ठीक है, युयुत्सा है क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इमेजिनेशन कल्पना, बी कह रहा है कि इमोशन संवेग, और डी कह रहा है कि सी कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति, और डी कह रहा है कि चिंतन थिंकिंग। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मूल प्रवृत्ति में अगर आप देखेंगे तो 14 प्रवृत्तियों इसमें दी गई हैं। कितना दी गई है? 14 प्रवृत्तियों की बात इसमें की गई है जो मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो एक दूसरे से उत्पन्न होती है। तो हम लोग इस 14 को भी देखते हैं और इसकी अगर हम बात करें तो मैकडूगल साहब ने इसको दिया था। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कि इसमें जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं कैसे कैसे हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं जो कि आपको अच्छे से दिखे। चलिए देखिएगा, युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है जो मूल प्रवृत्तियों से संबंध एक संवेग बताया है जो कि निम्नांकित है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मूल प्रवृत्ति संबंधित आवेग। अब हम 14 आवेग, कितने आवेग देखने को मिलेंगे? तो 14 आवेग हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा 14 आवेग कौन कौन से हैं। एक है पलायन, भागना। ये कब होता है? जब हमें भय लगता है। भय लगता है तो हम क्या करते हैं? भागते हैं या पलायन करते हैं। दूसरा आता है युयुत्सा या युद्ध प्रवृत्ति। कब होता है? तो ये होता है क्रोध के समय। कब होता है? क्रोध के समय यह देखने को मिलता है। अगला है निर्वृत्त अप्रियता विकर्षण। तो यह कब होता है? जब हमें किसी से घृणा हो जाती है। क्या होती है? जब हमें किसी से घृणा हो जाती है तब होता है। अगला आता है पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति। तो ये क्या होता है? तो वात्सल्य होता है। क्या होता है? वात्सल्य होता है। शरणागति या संवेदना तो कब होता है? जब हमें कष्ट होता है। क्या होता है? कष्ट होता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा कब होता है? जब हमें आश्चर्य। ठीक है, क्या होता है? आश्चर्य। उसके बाद आता है काम। काम का क्या होता है? कामुकता होता है। क्या होता है? कामुकता होता है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो आत्म स्थापना या आत्म प्रकाशन, ये कब होता है? तो आत्म अभिमान या श्रेष्ठता
की भावना के कारण उत्पन्न होता है। दैत्य विनती भाव, अधीनता की भावना क्या होती है? अधीनता की भावना। सामूहिक या सामूहिक प्रवृत्ति एकाकीपन क्या है? एकाकीपन है। उसके बाद भोजनावेशण, तो ये कब होता है? भूख के कारण। कब होता है? भूख के कारण। संग्रह या संचय, अधिकार भावना क्या होता है? अधिकार भावना। रचना, रचना कब होती है? तो कृति भाव या रचना की अनुभूति क्या होती है? रचना की अनुभूति या कृति भाव। हास्य कब होता है? तो आमोद क्या होता है? आमोद। ठीक है, तो ये 14 आपको मूल प्रवृत्तियाँ थी जिससे उत्पन्न 14 प्रकार के विकार आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको किसने दिया था? तो मैकडूगल साहब ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपना रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो वो कौन से तत्व हैं? ठीक है, जो कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शारीरिक तत्व, बी कह रहा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी कह रहा है कि आर्थिक तत्व और डी कह रहा है कि वंशानुगत तत्व। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की अगर बात करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका सोशल परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। ठीक है, तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी हम लोग कुछ देखते हैं। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस तत्व प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। ठीक है, एडेप्टेशन मतलब कि उसमें रहने के लिए उसके अनुसार ढाल लेता है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों और योग्यताओं का विकास करता है। सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक पर्यावरण में ही संभव होता है। ठीक है, अगर आप सामाजिक के अनुसार देखेंगे तो आप समाज से दूर रहकर आपके अंदर सामाजिक विकास कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एक रूम में बैठा दिया जाए या फिर कहीं दूर उसको भेज दिया जाए, समाज से उसकी कनेक्टिविटी को काट दिया जाए, तो उसमें सामाजिक गुण जो होते हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बच्चा है जो कि समाज में अगर वो बना रहता है तो उसके अंदर जो सामाजिक गुण होते हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे। इसीलिए हमारे देश में दो प्रक्रिया चलती है, एक चलता है शासन और एक चलता है प्रशासन। जब प्रशासन की बात आती है तो प्रशासन में वो लोग होते हैं जो पढ़ लिख के आते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं और उनको एक पीरियड दिया जाता है कि आप इतने साल तक सेवा में बने रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रशासन होता है। ठीक है, जो किताबी भाषा जानते हैं, ठीक है, अपने ज्ञान के ऊपर चलते हैं, उनको सामाजिक नॉलेज होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। और एक होता है शासन। ठीक है, प्रशासन वो होता है जो किताबी भाषा जो एग्ज़ाम दे के आते हैं, और एक होता है शासन। शासन वो लोग करते हैं जो जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनको जनता चुन के भेजती है। क्या भेजती है? जनता चुन के। उनको इसलिए माना जाता है कि ये सामाजिक कार्य में काफ़ी अच्छे तरीके से लिप्त हैं, तो इनको सामाजिक नॉलेज अच्छा होगा। इसलिए एक अच्छी व्यवस्था को लागू करने के लिए, अच्छे व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, इसीलिए शासन प्रशासन का होना आवश्यक होता है। शासन होता है जो कि न्याय व्यवस्था या शासन व्यवस्था को बनाए रखता है, और प्रशासन होता है जो कि उसको क्रियान्वित करता है। ठीक है, नेता जो होते हैं वो नियम बनाते हैं और प्रशासन जो होता है वो नियम को लागू करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सामाजिक ज्ञान का भी होना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने ज़्यादा समय दे दिया, लेकिन उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब आते हैं हरलाक के अनुसार। हरलाक एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इनका कथन है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक विकास का अर्थ अगर हम देखें तो इनकी भाषा में जो सामाजिक गुण में काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को समाज में समायोजन कर ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूपी टेट 1 से 5 पुनः परीक्षा बाल्य और विकास एवं शिक्षण विधियाँ जनवरी 23 जनवरी 2022 में यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको छोटा कर दिया है, ठीक है, कि आपको एक ही बार में पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाए। देखिएगा, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अनियमित विकास का नियम, सी कह रहा है कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, और डी कह रहा है कि कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख निम्न में से कौन सा नियम है, तो वो है द्रुतगामी विकास का नियम। चलिए इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। बड़े ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है हम लोगों के सामने, और देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग पूरे सेशन को 30 क्वेश्चन सीडीपी में पूछता है, इसमें हम लोग आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको क्वेश्चन करा के डिस्कशन कराने में थोड़ा समय लग रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग देखते हैं कि शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास नियम है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशव अवस्था विकास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशव अवस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, ठीक है। स्टार्टिंग की जो 3 वर्ष की जो आयु होती है जन्म से, उसमें शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। बाल्य अवस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अत्यधिक तीव्र होता है। बाद में 3 वर्ष शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। किशोरा अवस्था में 12 से 18 वर्ष माना जाता है। किशोरा अवस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास द्रुत गति से होता है। बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु तथा बालक में लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु होती है। तो यहाँ पे आपको इनके विकास के क्रम में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, हमें बताना है नहीं वाला। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी कह रहा है कि निरंतर विकास का सिद्धांत, सी कह रहा है कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, और डी कह रहा है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो वो है अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा बड़ा ही प्यारा है कि गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उनमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों से सिद्ध कर दिया है कि इन परिवर्तनों से प्रायः सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। तो विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो आता है कौन सा, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत। सेकंड नंबर पे निरंतर विकास का सिद्धांत। थर्ड नंबर पे परस्पर संबंध का सिद्धांत। फोर्थ नंबर पर समान प्रतिमान का सिद्धांत। 5 नंबर पर विकास क्रम का सिद्धांत। 7 नंबर पर सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। और 7 नंबर पर वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो अतः ये टोटल कितने 7 अभी यहाँ पे दिए गए हैं। अतः विकल्प सी अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत का विकास का सिद्धांत नहीं है बल्कि अधिगम का सिद्धांत है। तो ये अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। किसका सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत है अधिगम का, ठीक है। इसे पावलाव ने दिया है। किसने दिया है, तो इस सिद्धांत को पावलाव ने दिया है।
चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेरेडिक का है, बी कह रहा है कि हरलॉक का है, सी कह रहा है गेसेल का है और डी कह रहा है कि डगलस और हॉलैंड का है। अगर हम बात करते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, तो यह किसका है। तो यह कथन हो जाएगा आपका हॉरलॉक का। किसका है, हॉरलॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। हॉरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, आती है मेरिडिथ के अनुसार। इनका कथन है कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में करते हैं। अगला है हम लोगों का कि गेसल के अनुसार विकास केवल एक अत्यंत विचार ही नहीं है, इसे देखा, साँचा और किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं में अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर पर विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, बी कह रहा है कि एक स्वतंत्र क्रिया है, सी कह रहा है कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है और डी कह रहा है कि मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। क्या है, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा आगे, कोहलर के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष परीक्षण करता है, तब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। अधिगम की प्रतिक्रिया समग्र परिस्थिति के सविकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जटिल होती है। समग्र परिस्थिति का समझ में आना तथा फिर प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचालन है। सीखने के इन सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है, उसको पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। कोहलर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कोहलर क्या कह रहे हैं। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अपने जीवन में इसको आत्मसात करिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही प्यारा है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सॉरी माफ़ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किलपैट्रिक, बी कह रहा है कि हार्बर्ट, सी कह रहा है कि जॉन डीवी और डी कह रहा है कि ब्लूम। अगर हम बात करते हैं पाठ्य योजना की, तो यह किसने दिया था, तो यह दिया था हार्बर्ट ने। किसने दिया था, हार्बर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हार्बर्ट। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हार्बर्ट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, पाठ्य योजना की पंच प्रणाली का प्रतिपादन हार्बर्ट ने किया था, जो निम्नलिखित है। पहला है कि प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है व्यवस्था और पांचवा है अंतिम में मूल्यांकन करना। ठीक है, हार्बर्ट द्वारा प्रतिपादन पाठ्य योजना के 5 सोपान बड़े महत्वपूर्ण है। आज भी इनका अनुसरण किसी न किसी रूप में किया जाता है। हमारे देश में अधिकतर पाठ्य योजनाएं हार्बर्ट उपागम के आधार पर बनाई जाती हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कैनन ने, बी कह रहा है कि जुंग ने, सी कह रहा है क्रेस्मर ने और डी कह रहा है कि स्पेंजर ने। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का चर्चा किसने किया है, तो व्यक्तित्व का चर्चा किया है किसने, कैनन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसने किया है, कैनन ने किया है। ठीक है, किसने किया है, कैनन ने किया है। चलिए, कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की है। व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। मनोवैज्ञानिक कैनन के अंतःस्रावित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताया है। आगे देखिएगा कौन से, थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले, एड्रिनल ग्रंथि वाले। जुंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों अंतःमुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। क्रेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, लंबा काय, सुडौलकाय, गोलकाय किया है। स्पेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 भागों में बांटा है। कैसा, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक में वर्गीकृत किया है। तो ये आप याद रखिएगा कि किसने किसको बांटा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स इज स्टेटमेंट इज ऑफ। ठीक है, किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डी हान का है, बी कह रहा है कि ड्रेड हल का है, बी कह रहा है कि कोल एंड ब्रूस का है और डी कह रहा है कि क्रो एंड क्रो का है। अगर हम बात करते हैं तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कथन है क्रो एंड क्रो का। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। ड्रेडवेल के द्वारा सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। अब आते हैं डिहान तथा हेवेगेस्ट, ठीक है, के अनुसार सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्ति करें। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिससे उसे प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला है ब्रूस के द्वारा देखिएगा कि ब्रूस के अनुसार बोला गया है कि सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्ति करने और मूल्यांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो अकॉर्डिंग टू द बीएफ स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जो इनके अनुसार भाषा का प्रयोग होता है, विकास होता है, उसे हम देखते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुकरण एवं प्रबल के फलस्वरूप, बी कह रहा है परिपक्वता के फलस्वरूप, सी कह रहा है कि जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप और डी कह रहा है कि व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुसरण एवं प्रबल के फलस्वरूप होता है। देखिएगा, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबल के फलस्वरूप होता है। स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है जिसमें अभ्यास, नकल तथा रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती हैं। बीएफ स्किनर ने सुझाव दिया कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं की सुदृढ़ता से के माध्यम से सीखी जाती है। तो ये जो परिभाषा आपको इसमें बीच बीच में देखने को मिल रहा है, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि परिभाषा कभी हूबहू पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत
किया है, किसने किया है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि थॉर्नडाइक, बी कह रहा है कि मैकडोगल, सी कह रहा है कि ड्रेवर और डी कह रहा है कि वुडवर्थ। अगर हम बात करते हैं 14 प्रकार के जो मूल प्रवृत्तियां थी उसको किसने वर्गीकृत किया है, तो मैकडोगल, विलियम मैकडोगल ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर पहला ही हम लोग 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में डिस्कशन हम लोग किए थे, तो विलियम मैकडोगल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विलियम मैकडोगल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का 11 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, मैकडोगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्तियां हैं जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या बल इच्छा का अनुभव कराने के लिए बाध्य करती हैं। अब आते हैं मैकडोगल की मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से संबंध एक संवेग बताया है। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्ति हैं और 14 ही क्या है, तो संबंध क्या है, संवेग भी इन्होंने बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्या कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मन का है, बी कह रहा है कि रॉस का है, डी कह रहा है कि डबलिन का है और डी कह रहा है कि एमजी मैकडोगल का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डबलिन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डबलिन का हो जाएगा। ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे यूपी टेट 1 से 5 पुनः परीक्षा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 2023 में 2022 में 23 जनवरी को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। चलिए देखिएगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा में एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डबलिन का है। ठीक है, डबलिन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। रॉस का कथन है कि ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की प्रक्रिया है। मन के अनुसार अवधारणा एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। मैकडोगल के अनुसार अवधारणा ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के दृष्टिकोण से विचार किए जाने पर मात्र एक चेष्टा प्रक्रिया है। तो आप ये पूरे के पूरे जो आपको यहाँ देखने को नज़र आ रहे होंगे जो कि कथन है, ये कथन आप बिल्कुल अपने कॉपी में नोट करते हुए और इसको ध्यान से आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें से एक वो पूछा है, हो सकता है कि दूसरा वाला आपसे अगले एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रोस, बी कह रहा है गॉल्टन, सी कह रहा है कि क्रो एंड क्रो और डी कह रहा है कि बुटवर्थ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 का देखिएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा गॉल्टन। क्या हो जाएगा? गाल्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाल्टन को सृजन शास्त्र का पिता, फादर ऑफ द यूनिजीनियस कहा जाता है। ठीक है, सृजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त करने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। सृजन शास्त्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति के वंशानुगत लक्षणों को परिवर्तन करने का नहीं है, वरन पीढ़ी उत्तम वंशानुगत लक्षणों की वंशानुगति को बढ़ावा देना तथा खराब लक्षणों की वंशानुगति पर रोक लगाना, जिससे महत्वपूर्ण मानव जाति के पैतृक संग्रह को सुधारा जा सके। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस, ठीक है, जोटाला में कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आर्मी अल्फा टेस्ट, बी कह रहा है कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, और बी कह रहा है कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और बी कह रहा है कि पिक्चर ड्राइंग टेस्ट, चित्रांकन परीक्षण। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस चौटाला 1964 में साधारण मानसिक योग्यता के परीक्षण को प्रतिपादित किए हैं। यह परीक्षण 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है। डॉक्टर एस चौटाला ने बुद्धि को मापने के लिए इस परीक्षण को हिंदी में प्रतिपादित किया। इस परीक्षण के द्वारा हम एक समूह की वृद्धि को माप सकते हैं, बुद्धिमान, औसत और सुस्त श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। इस सेशन का यह हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट कर लिया है, और अगले सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये 15 क्वेश्चन है हम लोगों का इस सेशन का लास्ट, जो कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वर्न ने किया है, बी कह रहा है कि स्फीयर मैन ने किया है, सी कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने किया है, और डी कह रहा है कि स्टोन ने किया है। अगर हम बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत, तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पीयर मैन ने दिया है। किसने दिया है, स्पीयर मैन ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयर मैन ने किया है। स्पीयर मैन का मानना है कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बना है। पहला है सामान्य योग्यता कारक, जनरल फैक्टर, जी फैक्टर, और एक होता है विशिष्ट योग्यता जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं, एस फैक्टर कहते हैं। सामान्य फैक्टर ये सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं के मूल हैं, और दूसरा जो है विशिष्ट कार्यों में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के बताए हैं। अब देखिएगा इसके कुछ आपको आगे निष्कर्ष निकलेगा कि सामान्य कारक मानसिक क्रियाओं का मूल है, अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर या समान तत्व उपस्थित है वही अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है, और जिसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट कारक एस फैक्टर उपस्थित होते हैं। तो यह सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे है कि थोड़ा सा सेशन लंबा हो चला है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं तो 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन 15 क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसके संग मुझे लगता है कि हर एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है। तो 15 या 45, अगर 45 ना सही तो 30 क्वेश्चन तो आप मान ही सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और जाते जाते किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं मंजूर हूं उसे, ठीक है, मैं मंजूर हूं उसे जिसने मुझे बनाया है, मैं मंजूर हूँ उसे जिसने मुझे बनाया है, तुम्हारी नामंजूरी मेरा किरदार तय नहीं करती, ठीक है। तो किसी के ना कहने से आप इतने छोटे ना समझिए अपने आप को, क्योंकि आपको किसी ने बड़े भी लाड प्यार से क्या है पाला है, ठीक है। तो उसके जो है सामने आप खरे उतरिए, और उसके विश्वास को लेके आप ढाल की तरह चलिए, और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।